हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखने के लिए हमें उससे पहले वी नीड टू लर्न सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद डोमेस्टिक टेरिटरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? इंडिया के जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, दैट इज़ ये जो बाउंड्री है हमारे नेशन की, उसके अंदर जो भी एरिया है दैट विल बी कंसिडर्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी आएंगी बट वी विल नॉट इंक्लूड देम इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के इधर हमारे नेशनल फ्रंटियर्स के बाहर होंगी बट स्टिल वी विल काउंट देम एज being inside the domestic territory of India. So we need to learn these inclusions and exclusions. सबसे पहले क्या इंक्लूड होता है? इसके 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है ये हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि अ पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन इंडिया, जो इंडिया का रहने वाला है, दैट इज़ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। सपोज इंडिया से यूके एक फ़्लाइट जा रही है और ये रास्ते में बीच में ईरान पड़ रहा है। दिस कंट्री इज़ ईरान। तो जब ये ईरान के ऊपर फ्लाइट जा रही है तो व्हाट विल इट बी कंसिडर्ड? विल इट बी कंसिडर्ड कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ईरान के अंडर है ये हमारी फ़्लाइट, या फिर इट इज़ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? इट विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकॉज दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल कि ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के बाहर है बट स्टिल यहाँ इस फ्लाइट के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है दे विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग डन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। Second point, fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by the residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation. Fishing vessels मतलब जो boats और ships fishing के लिए यूज़ होती हैं, और ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब इस टाइप के ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं which are used for the exploration of oil and natural gas in the seabed, inside the sea. तो ये सब अगर हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के बाहर भी हैं लेकिन एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे हमारे कंट्री को राइट है ऑपरेट करने का, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। अच्छे से समझते हैं, जैसे ये लैंड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है, तो ये सी स्टार्ट होने के 12 नॉटिकल माइल्स तक तो इंडिया की ही टेरिटरी वो मानी जाती है, और उसके बाद फ्रॉम 12th नॉटिकल माइल टू अप टू 200 नॉटिकल माइल्स दिस इज़ नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर इंडियंस को राइट है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स एंड फॉर फिशिंग एट्सेट्रा। और उसके 200 नॉटिकल माइल्स के ख़त्म होने के बाद हाई सी स्टार्ट हो जाता है विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी कंट्री। तो फिर ये जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है वहाँ पर कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जैसे कि फ़िशिंग या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी irrespective of the fact that it is carried out outside the outside the political frontiers. Third point, embassies, consulates and military establishments of a country located abroad. अब suppose Indian embassy in Washington DC, that is actually located in USA and not in the political frontiers of India, but still as an exception it will be considered as part of the domestic territory of India. अब एम्बेसी तो आप सबको पता है जहाँ पे ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स और पूरा स्टाफ जाता है हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, और तो जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट भी इस टाइप से होते हैं। एम्बेसीज आर बेसिकली इन द कैपिटल सिटी ऑफ दैट कंट्री। फॉर एग्जांपल वॉशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएस, वहाँ पे
इंडियन एम्बेसी होगी जो हेड ऑफिस होगा इंडियन डिप्लोमेट्स का वहाँ पर। बट उसके अलावा बड़े कंट्रीज़ में और भी ऑफिसेज होते हैं इंडियन डिप्लोमेट्स के, तो वो उनको हम बोलते हैं कॉन्सुलेट्स। तो यूएस में जैसे न्यूयॉर्क सिटी में इंडियन कॉन्सुलेट है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके अलावा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, जैसे कि किसी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री में अगर मिलिट्री बेस को इन्होंने बना रखा है फॉर एनी पर्पज़, कोई ट्रीटी उनकी हुई है इस टाइप से, कोई ट्रेनिंग के लिए या फिर कोई स्ट्रैटेजिक रीजंस की कोई वॉर चल रहा है एक्सेट्रा, दे कैन बी एनी रीज़न, तो उसके लिए अगर कोई मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रखा है एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में, तो जिस कंट्री का वो मिलिट्री बेस है दैट उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी वो मानी जाएगी, ना कि जहाँ पर वो लोकेटेड है। सो इंडियन, इफ देयर इज़ एन इंडियन मिलिट्री बेस इन वियतनाम, तो फिर दैट विल बी कंसिडर्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ वियतनाम। ये तो हमने देख लिया कि 3 इंक्लूजन्स जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के बाहर हैं बट तब भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखते हैं कुछ चीज़ें जो हम एक्सक्लूड करेंगे। There are 2 things. First, the embassies, consulates and military establishments of a foreign country. ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम अपने कंट्री के एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर वो दूसरे कंट्री में है तो हम वी आर कंसिडरिंग देम एज अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर किसी फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारे कंट्री में होंगे, सो दैट विल बी कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ देयर डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉट आर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एम्बेसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड जो न्यू दिल्ली में है, दैट विल बी कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड नॉट इंडिया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, वो सब जहाँ पे भी लोकेटेड हो वर्ल्ड में, दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टेरिटरी एंड नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये लोकेटेड है जेनेवा शहर में, स्विट्ज़रलैंड के, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। सो वी हैव सीन 3 इंक्लूजन्स टू द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड 2 एक्सक्लूजन्स। अब फटाफट से एक बार हमारा कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं कि हैव वी अंडरस्टूड कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा या फिर नहीं। फर्स्टली, एन इंडियन कंपनी इन लंडन। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है इंडियन कंपनी या कोई भी कंपनी हो, बट वो लंदन में है, इंडिया में नहीं है, इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, इंडिया की बाउंड्री के बाहर है, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, तो येस इट विल बी कंसिडर्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कंपनीज इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, ओन्ड बाय अ जापानीज से कोई मतलब नहीं है, वो कंपनी इंडिया के अंदर है, तो येस इट इज़ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन न्यूयॉर्क, अब ये रिलायंस इंडस्ट्री का हो किसी का भी हो, न्यूयॉर्क के अंदर है, इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के बाहर है, सो इट विल बी कंसिडर्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएस एंड नॉट ऑफ इंडिया। ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, तो हाँ भाई इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉरी। इन जापान इज़ आउटसाइड द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, बट क्योंकि ये इंडियन एम्बेसी है और हमने ये एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि ऑल द एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री इन अनदर कंट्री will be considered as the domestic territory of the country to which they belong। तो इंडियन एम्बेसी है तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, ना कि जापान की। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, चाइना के अंदर एसबीआई की ब्रांच है, तो वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, ना कि इंडिया की। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, वापस से एम्बेसी आ गई, तो फिर ये कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी? रशिया की, इंडिया की नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ रशियन एम्बेसी। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, कहाँ पर है ये देखना है हमें, अमेरिका में है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, फिर चाहे वो टाटा ने रेंट की हो किसी ने भी की हो। फाइनली, मिलिट्री बेस ऑफ इंडिया इन भूटान, मिलिट्री बेस किसका है? इंडिया का है, तो
it is in the domestic territory of India as an exception. भले ही वो इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के बाहर है भूटान में, बट एज एन एक्सेप्शन इट इज़ in the domestic territory of India. So I hope it is now crystal clear. We will move on now to the next important topic, which is normal resident. Normal resident of a country किसको बोलते हैं? दो चीज़ें ध्यान रखनी है. एक तो he or she should ordinarily reside in the country. और इसको हम जनरली मानते हैं मोर देन 1 ईयर. अगर कोई 1 साल से ज़्यादा रह रहा है एक कंट्री में तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है. लेकिन साथ साथ एक और कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, दैट इज़ हिज और हर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. Center of economic interest lies in that country. Now what is meant by this center of economic interest? इसका मतलब हुआ कि वो जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा, ही इज़ मेनली कैरिंग आउट इन दैट कंट्री. मतलब वो वहाँ पे कमा रहा है, वहाँ पे खर्च कर रहा है. अगर कोई इंसान इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह भी रहा है प्लस इंडिया में कमा रहा है, इंडिया में खर्च कर रहा है, बेसिकली सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, देन ही और शी इज़ कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अब इसके कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं. फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, दीज एग्जैक्टली कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्सेप्शंस, क्योंकि ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं कि ऑर्डिनरीली रिजाइड इन दैट कंट्री और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. ये दोनों एक साथ फॉलो नहीं हो रहा इन सब केसेस में. सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स, बट स्टिल इन पॉइंट्स में कन्फ्यूजन हो जाती है. सो वी आर डिस्कसिंग फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स. नाउ सी, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर अगर किसी क्वेश्चन में पूछे कि नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं, तो हम कॉमन सेंस से यही सोचेंगे कि ऑफ कोर्स कोई टूरिज्म पे कोई विजिट के लिए जा रहा है तो इट विल बी लेस देन 1 ईयर, तो वो उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो ही और शी इज़ नॉट काउंटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री. फिर फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, officials, diplomats and members of the armed forces of a foreign country located in the given country. सपोज इंडिया में यूएस एम्बेसी है, वहाँ पे एम्बेसी में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के. नाउ दे आर लिविंग, मे बी दे आर लिविंग फॉर मोर देन 1 ईयर और इवन मोर देन 5 ईयर्स. बट सोच के देखो उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है, इंडिया में है. वो इंडिया में खर्च वर्च कर रहे हैं, बट बेसिकली वो अर्निंग उनकी कहाँ से हो रही है, उनको सैलरीज यूएस गवर्नमेंट ही दे रही है. वो यूएस के लिए ही काम कर रहे हैं बेसिकली, ना कि इंडिया के लिए. तो देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट विल लाई इन यूएस एंड नॉट इन इंडिया. सिमिलरली इंडियन एम्बेसी अगर यूएस में है तो वहाँ पे जो इंडियंस काम कर रहे हैं उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, नॉट इन यूएस. सो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ यूएस but as normal residents of India. So the foreign staff of embassies, official diplomats और ऐसे armed forces वगैरह के जो लोग हैं, they are not counted as normal residents because their center of economic interest lies in their respective countries. उसके बाद international organizations, UN, WHO, UNICEF, World Bank, IMF, etc. ये सारी these are, you should remember कि कहीं पे भी हों, they are considered as the resident of the international area whatever. मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री के वो रेजिडेंट नहीं है. वन पॉइंट आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जब हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं तो इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस. मतलब कोई पर्सन की भी बात हो सकती है
और कोई कंपनी की भी बात हो सकती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हो सकती है, जैसे कि WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम वही भी बोल सकते हैं कि WHO इज़ नॉट अ रेजिडेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड और वटेवर। या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इट इज़ अ कंपनी बट इट इज़ नॉट a person, but still we can say that it is a normal resident of India। तो ठीक है, ये इसमें इंडिविजुअल्स भी आएंगे, इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे। सो वेर वर वी, हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने देख लिया कि दे आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। उसके बाद एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इफ़ दे आर स्टेइंग फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा हो गया तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट हो जाएंगे। बट इफ़ दे आर बीइंग वर्किंग फॉर लेस देन 1 ईयर तो फिर वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जिससे वो बिलोंग करते हैं। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, मतलब फॉरेन शिप्स वगैरह, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड इफ देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। अगेन उनके लेस देन 1 ईयर अगर स्टे है तो ऑब्वियसली वो डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा नॉर्मल रेजिडेंट का, तो वो काउंट नहीं होगा। बट अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होंगे। देन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बॉर्डर वर्कर्स। सपोज कोई इंसान है, ही इज़ लिविंग इन नेपाल, और नेपाल से डेली सुबह वो आता है इंडिया में, यूपी में किसी विलेज में उधर पास में, बॉर्डर के पास, और वहाँ पे उसकी शॉप है और वहाँ से वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, एंड देन ही रिटर्न्स बैक टू नेपाल इन द इवनिंग। तो वो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? द थंब रूल इज़ दैट दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क। तो ही विल बी कंसिडर्ड एज द रेजिडेंट ऑफ नेपाल एंड नॉट ऑफ इंडिया। सो दीज आर द पॉइंट्स विच क्रिएट सम कन्फ्यूजन, बट आपको वो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि एक तो वो कि ऑर्डिनरीली शुड रिजाइड इन द कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई इन दैट कंट्री। ये 2 कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होंगी तभी कोई पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। नाउ एक और कन्फ्यूजन होती है सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में। नाउ अगर हम बोल रहे हैं कोई किसी कंट्री का रेजिडेंट है तो दैट डजंट मीन कि वो उसका सिटीजन भी होगा, या फिर सिटीजन है तो वो रेजिडेंट भी होगा। दीज आर टोटली 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। देखो, सिटीजनशिप इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट, लॉ के अंडर है। सिटीजनशिप एक्ट होता है एक, उसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप डिफाइंड होती है। उसमें होता है कि या तो कोई पर्सन, इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न इन इंडिया तो वो इंडिया का सिटीज़न है ऑटोमेटिकली, और वो अप्लाई करता है सिटीजनशिप एक्ट के अंदर और फिर उसे सिटीजनशिप मिल जाती है अगर गवर्नमेंट से, तो फिर वो सिटीज़न हो जाता है उस कंट्री का। बट रेजिडेंटशिप इज़ नॉट अ लीगल कॉन्सेप्ट, इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, और उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी ली कि 1 साल से ज़्यादा ऑर्डिनरीली रिजाइड और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड नॉट फॉर लीगल पर्पसेस बट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए वो यूज़ होता है। अब एक बार से फटाफट इसका भी कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं कि हमें अच्छे से समझ में आ गया कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं। सो now let's begin. Indian officials working in the Indian embassy in the USA. अब इंडियन एम्बेसी में वो लोग वर्क कर रहे हैं तो उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है? इंडिया में। सो दे आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट ऑफ USA. सेकेंड, अ जापान टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months, 1 साल से कम रह रहा है, टूरिस्ट है? नहीं, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, वो जापान का ही है। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, वो ऑब्वियसली वो 1 साल से कम ही गए, 1 दिन जाके वापस आ गए होंगे, जो भी थोड़े टाइम रुके होंगे। सो दे आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट ऑफ पाकिस्तान। सो येस, दे आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ, इंडियंस वर्किंग इन द UNO ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर दिख गया हमें UN ऑफिस में, तो हाँ वो इंडियन रेजिडेंट है, नॉट द रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, ये तो इंडियन एम्प्लॉयज़ ही है, इंडिया में लोकेटेड है, तो येस इंडियन रेजिडेंट है वो। उसके बाद
foreign tourists visiting India for a month to see the Taj Mahal for a month. So it is less than 1 year. They are foreign tourists, so they are not the resident of India. Indian Muslims going for the Hajj pilgrimage. Pilgrimage is also kind of tourism. तो वो pilgrims जो गए हैं वो obviously एक साल से कम के लिए गए होंगे. So Indian Muslims going for the Hajj pilgrimage, they are the residents of India and not of Saudi Arabia. So yes. Now. So friends, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट्स को देख लिया. अब उसका इम्प्लीकेशन क्या है, वाई डिड वी स्टडी दोज कॉन्सेप्ट्स, वो देखते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, दैट विल बी नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट. उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने किया प्रोडक्शन या फिर नॉन रेजिडेंट्स ने किया, लेकिन अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है तो इट विल बी नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ऐसे ही अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कैरीड आउट बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, बट इट मे हैव बीन कैरीड आउट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और इन फॉरेन टेरिटरी, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, बट नॉर्मल रेजिडेंट ने किया है, तो इट विल बी कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट. सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम फोकस करें टेरिटरी पर कि हाँ डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, और नेशनल प्रोडक्ट में हम फोकस कर रहे हैं रेजिडेंटशिप पर कि अगर रेजिडेंट ने प्रोडक्शन किया है तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कहाँ पर हुआ है. सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम मनी वैल्यू निकालें उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, तो उसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम. और नेशनल प्रोडक्ट की मनी वैल्यू निकाले, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम. और ये डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालने के क्या मेथड्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट होंगे, ये सब हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे. सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल. And in case of any query, please feel free to ask in the comment section below. Thank you. Goodbye.